हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। इस वीडियो में पढ़ेंगे एसआई और सीआई इंजन में प्रदूषकों की संकल्पना की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूएंट्स इन एसआई एंड सीआई इंजन। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑटोमोबाइल में अगर अपूर्ण और उच्च तापमान दहन प्रक्रम यानी कि एसआई और स्पार्क इग्निशन जिसे हम लोग कहते हैं, और सीआई यानी कि संपीड़न इग्निशन जिसे हम लोग कहते हैं, संपीड़न प्रज्वलन कहते हैं, कंप्रेसर इग्निशन इंजनों के साथ फिट की जाती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बुक में स्टेटमेंट थोड़ा सा अटपटा लिखा हुआ है कि बहुत सारे इंजनों में जो दहन सिस्टम होता है, कंबस्शन सिस्टम जो हमारा होता है, कुछ इंजनों में जो आपके पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें एसआई सिस्टम होता है, और जो डीजल इंजन होते हैं उसमें सीआई सिस्टम होता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले वीडियो में। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है उसमें जो हमारा फ्यूल का इग्निशन होता है एसआई सिस्टम होता है, स्पार्क इग्निशन होता है, और जो डीजल इंजन होता है उसमें जो हमारा होता है उसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है। तो यही हमारा पेट्रोल इंजन में एसआई सिस्टम और डीजल इंजन में सीआई सिस्टम जो है हमारा इग्निशन के लिए फिट किया जाता है इंजन पर, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO आपका हाइड्रोकार्बन HC और नाइट्रोजन की ऑक्साइड NOx का निर्माण होता है। जब हमारा फ्यूल जलता है तो हमारा कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं, तो होता है CO रिलीज होता है, आपका हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है, और जो है NOx मतलब नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, आपका नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब बहुत सारी जो नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड जो हैं आपके रिलीज होते हैं, जिन्हें वातावरण में उत्सर्जित प्रदूषक कहा जाता है। और गैसों के रूप में ये प्रदूषक सांस लेने के लिए अप्रिय होते हैं। कभी आप शाम के टाइम पे किसी शहर में भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाइए और जहाँ पे आपका रेड लाइट जलता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सारी गाड़ियाँ स्टार्ट रहती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे आँखों में थोड़ा सा जलन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में जो है हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फ़र के ऑक्साइड भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। तो यानी कि वो हमारे एयर पोल्यूशन का काम करते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में जो है हमारा जो है पॉल्यूएंट की मात्रा बढ़ जाती है। अभी दिल्ली सरकार में, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्लोगन भी चलाया था कि मतलब रेड लाइट मतलब गाड़ी स्टॉप करके, ऐसे कुछ स्लोगन था कि मतलब जहाँ पे रेड लाइट जैसे ही मतलब आपका ऑन हो जाए तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, कर लेना चाहिए, गाड़ियों को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन में जो है मतलब पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। और जो लोग अगल बगल रहते हैं, जाते रहते हैं, या जो लोग गाड़ी पे ही बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि आप लोग खुद इमेजिन किए होंगे, तो उस टाइम पे होता क्या है, आँखों में जो है जलन टाइप का होने लगता है। ऐसा होता क्यों? क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह हैं वो आँखों में जलन पैदा करते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है, और कई मामलों में मानव, जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक और खतरनाक भी होते हैं। मान लीजिए कोई दमा वगैरह का पेशेंट रहेगा या अस्थमा का पेशेंट रहेगा, तो उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इन प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव नीचे तालिका में दिए गए हैं, तो आपको इसमें इसको अपनी भाषा में बना करके लिखना है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पेट्रोल इंजन में इग्निशन सिस्टम के लिए एसआई सिस्टम होता है, और डीजल इंजन में इग्निशन सिस्टम के लिए सीआई सिस्टम इंजन के साथ फिट किया जाता है। और जब ये इंजन चलते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड भी होते हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और जिससे ये क्या करते हैं, ये जो हमारे गैसेज हैं ये हमारे क्या है, वायु प्रदूषण का काम करते हैं। गैसें क्या करते हैं, वायु प्रदूषण का काम करती है। ये मानव जाति, जानवर और पेड़ पौधों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक सिद्ध होते हैं, यानी कि खतरनाक होते हैं। अब इनके सबके बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई, कौन कितना नुकसान करता है, कौन किस पे कितना प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ऑटोमोबाइल जो होते हैं वो 93% जो वायुमंडल में जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होता है, 93% जो है ऑटोमोबाइल से ही आते हैं। और बिजली उत्पादन जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ से भी हमारा 7% आता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आता क्यों है, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन से आता है। जो हमारा फ्यूल जो है पूरी बढ़िया से नहीं जल पाएगा, उसके कारण ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होता है। तो हमारा ऑटोमोबाइल से 93% वायुमंडल में जो उपस्थित हैं, और थर्मल पावर प्लांट से 7% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगर हम लोग बात करें, रक्त में ऑक्सीजन के आदान प्रदान को अवरुद्ध करता है। तो अगर हम लोग बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ब्लड में सबसे घुलनशील गैस है। आपसे अगर जीके में पूछे ब्लड में सबसे घुलनशील गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा देखिए, हमारा ब्लड का काम क्या होता है, बॉडी में हमारा ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना।
कि इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुल जाता है और ये जो है ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न सेल्स तक पहुंचाता है, क्योंकि जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं अगर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होने से ही बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो बॉडी एनर्जी नहीं पाएगा और जो सेल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलनशील है। तो अगर कभी कमरे में अंगीठी जला करके सो जाइए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, तो आप सोए के सोए ही रह जाएंगे। ऐसा बहुत सारे केसेज हो चुके हैं कि बहुत लोग अंगीठी उतना जानकारी नहीं होता है, ठंडक के मौसम में दरवाज़ा बंद करके अंगीठी जला के सो जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड का वहाँ पर उत्सर्जन होता है, आदमी सोया का सोया ही रह जाता है, सुबह उसकी लाश ही उठती है। तो होता क्या है कि ऐसा होता क्योंकि आदमी जब सोया है तो उसकी हमारे मतलब जो ऑक्सीजन है कमरे की धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी, कमरे में CO बढ़ता जाएगा। और लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ब्लड में सबसे घुलनशील होता है। जब ये क्या होगा, अब जो है जो आपका ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा था अब CO का ट्रांसपोर्ट कराएगा, और हमारा जब CO का ट्रांसपोर्ट होगा तो जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो हमारा उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा, उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, जिससे बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी और सेल क्या होंगे, डेड कर जाएंगे। तो ब्लड का काम ही होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। तो जब हमारा CO उस ब्लड में घुलनशील हो जाएगा, CO की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो हमारा ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा सेल्स तक और मतलब आदमी क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा। तो रक्त में ऑक्सीजन के आदान प्रदान को अवरुद्ध करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता प्रभाव का कारण भी बनता है, पॉइजनिंग इफेक्ट का भी कारण बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको साइलेंट किलर भी हम लोग कहते हैं कि आदमी सोया का सोया ही ऊपर उठ जाता है। अगला हमारा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल में से जो है 5% जो हाइड्रोकार्बन हमारा वायुमंडल में आता है। और पेट्रोलियम शोधन में विलायकों का उपयोग आदि 43%, मतलब पेट्रोलियम का जब हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं उसमें विलायक हम लोग मिलाते हैं, उससे 43% हमारा उत्सर्जित होता है। ये क्या करता है, श्वसन अंगों की लाइनिंग को परेशान करता है, मतलब लाइनिंग को ख़राब कर देता है। श्वसन अंगों में जो लाइनिंग होती है उसको रेस्पिरेटरी आर्गन को कह सकते हैं, हमारा नुकसान पहुंचाता है, श्वसन अंगों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगला ये NOx में नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड आ जाएंगे। ये क्या करता है, ऑटोमोबाइल से 39% निकलता है, कारखानों बिजली उत्पादन और पेट्रोलियम शोधना से 61% निकलता है। यह क्या करता है, आँखों नाक और गले में जलन होती है। मैंने बताया ना कि आँख में जलन होती है, कभी अभी भीड़ भाड़ इलाके में चले जाइए और रेड लाइट जल रहा हो तो वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, सामान रहती है तो आँखों में जलन होती है। अगर जलन गंभीर है तो इससे खांसी, सिर में दर्द और फेफड़ों को नुकसान होता है। कभी आप शहर में चले जाइए जहाँ बहुत जाम लगा हो, आधे घंटे तक या 1 घंटे तक आप जाम में फंसे होइए, तो आप घर पे आएंगे देखेंगे आपके सर में हल्का हल्का मतलब थकान टाइप का महसूस होगा, सर में दर्द वगैरह होने लगता है और ज़्यादा होने से खांसी वगैरह भी आने लगती है। तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है NOx। और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। ये ऑटोमोबाइल मतलब जो है डीजल से 1% होता है, कारखानों बिजली उत्पादन और हीटिंग सिस्टम आदि से 99% होता है। ये क्या करता है, श्वसन प्रणाली को उत्तेजित करता है और श्वसन पाइप की सूजन का कारण बनता है। जो हमारा श्वास नलियाँ होती है वो क्या होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करने से। तो ये हमारे हो गए प्रदूषक गैसें और वायुमंडल में उनका कितना परसेंटेज है, किस चीज़ से आपका आता है, ऑटोमोबाइल से कितना आता है, कारखानों से कितना आता है, आपका बिजली उत्पादन से कितना, थर्मल पावर प्लांट से कितना आता है, और उनके प्रमुख हानिकारक प्रभाव क्या हैं, इसके बारे में आप लोग जान गए। तो सबका मेन जो इफेक्ट है श्वसन पे ही मेन प्रभाव डालता है। 4 होते। एक बार इसको अपनी भाषा में बना मतलब अगर इसको सुने रहेंगे तो अपनी भाषा में बना करके एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए विश्व में कई सारे सम्मेलन होते रहते हैं। जैसे इस समय देख रहे होंगे कि आपके जो बाइक वगैरह आ रही हैं BS6 आ रही हैं, क्यों, क्योंकि सम्मेलन हुआ जिससे विकासशील जो देश थे उसमें BS4 इंजन बैन हो गया। जैसे भारत विकासशील देश में आता तो यहाँ पे BS4 बंद हो गया तो BS6 इंजन आ गया। तो BS6 का पर्पज़ यही इतना है कि इससे जो पॉल्यूशन हमारा होगा वो कंट्रोल होगा, मतलब कम पॉल्यूएंट निकलेंगे, केवल इतना ही फ़ायदा है हमारा, यही हमारा फ़ायदा है। तो विभिन्न देशों का अपना सम्मेलन होता रहता है। तो प्रदूषण को लेकर के जो सम्मेलन होता है उसको यूरो नाम दिया गया है कि 2 या 4 यानी कि 2 और 4 व्हीलर्स के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानदंड यूरो 1 और यूरो 2 यानी पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स फॉर 2 और 4 व्हीलर्स यूरो 1 एंड यूरो 2। अगर हम लोग बात करें भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों का संचालन पर्यावरण मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री जो आपका होता है, या भूतल परिवहन मतलब जो ज़मीन पे वाहन चलते हैं उसका मंत्रालय को हम लोग बोलते हैं भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वाहनों के उत्सर्जन का नियंत्रण प्रवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
वाहनों में लागू करने के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा उत्सर्जित मानदंड अनुसूचित किए गए थे। मतलब कुछ मानदंड अनुसूचित किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग गाड़ियाँ वगैरह हमारी बनती हैं, बिकती हैं। तो अगर हम लोग बात करें वो हैं क्या, पहला हमारा मोटरसाइकिल और 3 पहिया वाहन मतलब जो है CO इतना % का ही उत्सर्जन कर सकता है, 4.5% का ही। और मोटर कार जो है आपका 3%, और डीजल इंजन जो है 65 HSU मतलब हेरिटेज स्मोक यूनिट ये आपका है, इतना मतलब उत्सर्जित कर सकता है आपका। अब अगर हम लोग बात करें कि उत्पादन स्तर पर उत्सर्जन मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जहां वाहन उत्सर्जन परीक्षण आयोजित किया जाता है। जो हमारा व्हीकल है उसका इमिशन टेस्ट हम लोग करते हैं, कितना हमारा पॉल्यूएंट मतलब वो उत्सर्जित कर रहा है वायुमंडल में। तो गाड़ियों वगैरह की टेस्टिंग होती है, पहले कंपनियों में ही होता है। यह निर्माता को लागू किए जाने वाले उत्सर्जन मानकों को EEC मतलब इफेक्टिव इमिशन कंट्रोल से अपनाया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 1999 में निर्देश दिया कि वर्ष 2005 में लागू किए जाने वाले उत्सर्जन मानकों को पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए और 1999 में लागू किया जाना चाहिए। वर्ष 2000 के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों को यूरो 1 और 2000, यहाँ 2000 है, यहाँ पे 2005 रहेगा। वर्ष 2000 वालों को हमने यूरो 1 नाम दिया है और 2005 के लिए अपनाए गए मानदंडों को यूरो 2 नाम से जाना। मतलब सम्मेलन हुआ था जिसको हमने यूरो 1, 2000 में जो सम्मेलन हुआ था उसको यूरो 1 नाम दिया गया था, 2005 में सम्मेलन हुआ था उसको यूरो 2 नाम दिया गया था। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें यूरो 1 और यूरो 2 के उत्सर्जन का मूल अंतर क्या है। मूल अंतर निम्न अनुसार है। पहला आपका पैसेंजर कार आपका पेट्रोल इंजन हो गया। पेट्रोल इंजन ये ग्राम से GM, का मतलब ये GM ही होना चाहिए, GM प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने पे कितना ग्राम हमारा कौन सा गैस उत्सर्जित होगा। तो अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो 2000 का जो यूरो 1 था उसमें तो 2.3 था, लेकिन यूरो 2 में इसको घटा कर निर्णय लिया कि 1 ही होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन 2000 में आपका 0.2 था और 2005 में 0.1 हो गया, मतलब यूरो 2 में 0.1 हो गया। NOx आपका जो है 0.15 था 2000 में, 2005 में हो गया 0.08। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपका था 6.64 था, घट के 0.5 कर दिया गया। ये पेट्रोल इंजन की बात होगी। डीजल इंजन में अगर हम बात करें HC + NOx 0.5 से घटा करके 0.3 कर दिया गया। NOx जो आपका घटा करके 0.5 से 0.25 कर दिया गया। PM की बात करें 0.05 से लेकर के 0.025 कर दिया गया। और विविक्त द्रव्य पार्टिकुलेट मैटर इसके अलावा और आते हैं। पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे धूल वगैरह के कण आते हैं उसको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, PM बोलते हैं। अब जो अगर हम लोग बात करें हैवी ड्यूटी व्हीकल की बात करें तो अगर हमारा CO अगर हमारा है तो ये 2000 में आपका 4.5 से 2005 में जो है 4 कर दिया गया। HC हाइड्रोकार्बन जो 1.1 से 1.1 ही दोनों में रहा। NOx जो है 8 से घटा करके 7 कर दिया गया। और PM पार्टिकुलेट मैटर जो 0.036 से 0.61 से घटा करके 0.1 से 0.25 तक कर दिया गया। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर भी आपके थे। अब अगर हम बात करें भारत में पेट्रोल और डीजल के वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानक, मतलब जो उत्सर्जन मानक है वो कितना है। तो 2 पहिया वाहनों के लिए अगर CO + SC + NOx मिला कर कितना ग्राम प्रति किलोमीटर होना चाहिए, 4। 3 पहिया वाहनों के लिए तीनों मिला करके जो है 6 होना चाहिए। और पैसेंजर कार के लिए ये जो है आपका 3.69 होना चाहिए, मतलब ये जो है पॉल्यूएंट जो है पर किलोमीटर पे इतना ग्राम होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें डीजल वाहन की, अगर हम लोग बात करें पेट्रोल वाहन का था। डीजल वाहन जो है ज़्यादा पॉल्यूएंट होते, ज़्यादा प्रदूषक होते, इसी नाते कुछ शहरों में जो है डीजल गाड़ियाँ बैन भी हो गई हैं, ओनली पेट्रोल, जैसे दिल्ली वगैरह में आपका हो गया। तो अगर हम बात करें सकल डीजल की बात करें, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ जनरली जो है मतलब मालवाहक के रूप में यूज होती हैं। जैसे आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई प्रोडक्ट वाला सामान वगैरह एक स्थान से दूसरी जगह पर चलें, जैसे आपके ट्रक वगैरह हो गए या बड़े बड़े जो ट्रक हो गए 16 पहिया वाले, 20 पहिया वाले, वो सब क्या होते हैं आपके जनरली माल ढोने के लिए यूज किए जाते हैं, पैसेंजर के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। तो सकल वाहन का वजन मतलब ग्रास व्हीकल वेट जो है 73.5 टन अगर है तो उसके लिए 13.6 मतलब क्या CO + SC + NOx मिला करके। और विविध पार्टिकुलेट मैटर जो होना चाहिए 0.26 होना चाहिए। और सकल वाहन का वजन ग्रास व्हीकल वेट अगर 3.5 टन से अगर कम है तो आपका ये तीनों मिला करके 13.6 होना चाहिए। और पार्टिकुलेट मैटर जो है 0.36 से लेकर के 0.61 तक आपका होना
चाहिए। वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये वैसे आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। अगर हम लोग बात करें अब आगे, आईसी इंजन में प्रदूषण कम करने की विधि वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन आदि। अगर यानी कि मतलब हम लोग जैसे पेट्रोल और डीजल को हटा करके अगर हम लोग सीएनजी यूज करें, एलपीजी यूज करें, तो हाइड्रोजन यूज करें, तो हमारा क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। क्यों? क्योंकि ये सब गैसियस फेज में रहते हैं, तो गैसियस फेज में क्या होगा, मिक्सचर बढ़ेंगे, मतलब कंप्लीट कंबशन होगा। कहने का मतलब पेट्रोल और डीजल की तुलना में हम लोग जानते हैं किसी फ्यूल को बर्न होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक ऑक्सीजन आपका, और एक आपका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वह मिनिमम टेम्परेचर जो जिसमें कोई फ्यूल अपने आप बर्न होने लगता है, उसे बोलते हैं सेल्फ इग्निशन। ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन हमारा। तो जब हमारा अगर हमारा जो फ्यूल होगा, अगर वो गैसियस फेज में होगा, तो गैस के साथ ऑक्सीजन जो है बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, तो कंप्लीट कंबशन होगा। इसके इसमें तो आपका कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन से ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जैसे आप अगर लकड़ी, पहले के टाइम पे लकड़ी से खाना पकाते थे, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था। फिर आपका स्टोव आए, मिट्टी का तेल जलाते थे, तो उसकी तुलना में कम धुआं निकलता था। अब एलपीजी आ गया, आप लोग खाना पकाते हैं तो बर्तन काला नहीं होता है, मतलब कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम निकलेगा। तो आईसी इंजन में प्रदूषण को कम करने के लिए उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली को प्राकृतिक ईंधन सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और हाइड्रोजन जैसे नए ईंधन के साथ प्रतिस्थापित द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसको नहीं यूज करके, पेट्रोल डीजल को नहीं यूज करके हम लोग सीएनजी, एलपीजी या हाइड्रोजन का यूज हम लोग कर सकते हैं फ्यूल के रूप में, या अधिक परिष्कृत ईंधन का उपयोग करके, या बिना अपस्फोटन रोधी योजकों का यूज करके हम लोग जो है शीशा रहित पेट्रोल की प्रयोग करके किया जा सकता है। जैसे पहले के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, तो जो पेट्रोल मिलता था उसमें उसका पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग लेड यूज करते थे। लेकिन बाद में पता चला लेड जो है वायुमंडल को प्रदूषित करता है, प्रदूषण का काम करता है, तो लेड को फिर जो है हटा दिया गया, तो लेड का यूज नहीं किया जाने लगा पेट्रोल में, मतलब ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। तो पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे, पेट्रोल टंकी पे लिखा होता था शीशा रहित पेट्रोल। शीशा रहित पेट्रोल का मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें हम लेड नहीं यूज किए हैं, किसके लिए, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए, तो हमारा होता है शीशा रहित पेट्रोल। तो ये सब अगर हम लोग नहीं यूज करें तो हमारा क्या होगा, मतलब कि पॉल्यूएंट कम होगा, पॉल्यूएंट को निकलेगा। और डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए निम्नस्तर प्रदूषकों CO, HC, NOx और PM को कम करने के लिए ऑटोमोबाइल इंजनों में डिजाइन संशोधन करके उत्सर्जन को नियंत्रित किया। डिजाइन संशोधन जैसे वही आपका BS4 से जो BS6 आया है, वो आपका डिजाइन का ही संशोधन है, जिससे आपका पॉल्यूएंट की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई है प्रेजेंट टाइम में। अब जो है आपके BS4 इंजन बिकना बंद हो गए हैं इंडिया में। अब जो है बाइक वगैरह आप लोग खरीदेंगे जाएंगे तो BS6 आ रहा है। अब BS6 जो इंजन आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कार्बोरेटर हटा दिया। आप बाइक नया खरीदेंगे तो देखेंगे इसमें कार्बोरेटर का यूज नहीं हो रहा है। अब पेट्रोल इंजन में भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया। जैसे आप लोग पढ़े हैं अभी कि कार्बोरेटर जो होता है हम लोग पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं, और फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में यूज करते हैं, लेकिन नहीं, अब पेट्रोल इंजन में भी फ्यूल इंजेक्टर का यूज होने लगा। कार्बोरेटर हटा ही दिया गया है अब नए वाले मॉडल में, BS6 में। तो ये सब लेटेस्ट चीज़ें आई हैं, तो अभी डिप्लोमा में की सिलेबस में ये सब शामिल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि पहला आपका है निम्न प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। पहला, दहन कक्ष आकार ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जो कंबशन चैम्बर है उसके आकार को ऑप्टिमाइज करके, ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों के लिए लागू होगा। दूसरा वायु अंतर्ग्राही प्रणाली में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट इन एयर इनटेक सिस्टम। एयर इनटेक सिस्टम में अगर हम सुधार कर दें, यानी कि अगर आपका एयर अगर ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, उसके साथ ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, आपका मतलब कंबशन जो होगा कंप्लीट की ओर अग्रसर होगा, कंप्लीट कंबशन की ओर अग्रसर होगा, तो आपका बढ़िया से कंबशन होगा। तो बढ़िया जो कंबशन होगा तो आपका क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। और दहन कक्ष का आकार ऑप्टिमाइजेशन करके, मतलब उसका आकार को अगर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो ज़्यादा एयर आ जाएगा, ज़्यादा एयर आ जाएगा तो क्या होगा, आपका ईंधन तब भी बढ़िया से बर्न होगा। इसमें क्या है, अंतर्ग्राही मतलब इनटेक मैनिफोल्ड कैनाल ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ये आपका इनटेक मैनिफोल्ड क्या होता है, जो हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, तो मल्टी सिलेंडर इंजन जो होते हैं तो एक ऐसे पाइप आया रहता है, कह सकते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन में हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसे
पाइप नुमा रहता है, इसी में से सब सारे, इसी से कई सारे इंजन क्या होंगे, कनेक्टेड रहेंगे, इसी से कई सारे इंजन क्या होंगे, तो इसी से सब में मतलब ये इन्हीं मैनिफोल्ड से क्या होगा, एयर वगैरह आएगा। तो वही कह रहा है इनटेक मैनिफोल्ड कैनाल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ये एक तरीके से कैनाल की तरह काम कर रहा है, नहर की तरह काम कर रहा है, इससे से क्या होंगे, एयर वगैरह आएंगे। तो इसमें अगर हम लोग सुधार करते हैं। दूसरा सिलेंडर हेड स्वेल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सिलेंडर हेड में अगर हम लोग सुधार करते हैं। और अगला है वाल्व लिफ्ट ऑप्टिमाइजेशन, वाल्व को अगर हम लोग ऑप्टिमाइज कर दें। अगला है इनटेक पोर्ट ऑप्टिमाइजेशन, और इनटेक पोर्ट को ऑप्टिमाइज कर दें, मतलब इन सब में थोड़ा सा सुधार कर दें, कहने का मतलब ये है। अगला आपका है कि टर्बो चार्जिंग अंतःशीतक के साथ और बिना, तो टर्बो चार्जिंग कर दे विथ एंड विदाउट इंटरकूलर। तो टर्बो चार्जिंग होता क्या है कि जब हम लोग बहुत ऊंचाई पे पहाड़ वगैरह पे जो बाइक वगैरह चलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर की मात्रा, आपकी एयर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम लोग वैसे नॉर्मली बाइक चलाएंगे तो फ्यूल को जलने के लिए उतना पर्याप्त ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा, तो फ्यूल का बर्न बढ़िया से नहीं होगा। तो होगा क्या, हम लोग लगा देते हैं कंप्रेसर, लगा देते हैं कंप्रेसर लगाते, वही आपका टर्बो चार्जिंग है, सुपर चार्जिंग हम लोग कहते हैं। जो कंप्रेसर लगा देंगे तो वो क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भेजेगा, यानी कि एयर सिलेंडर के अंदर जो आपका एयर जाएगा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, उसका वेट एक तरीके से बढ़ जाएगा। तो इसका जब मात्रा बढ़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका कंबशन क्या होगा, बढ़िया से होगा। तो इसको करके भी, टर्बो चार्जिंग करके भी, विथ और विदाउट इंटरकूलर लगा करके भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पॉल्यूएंट को कम कर सकते हैं। दूसरा कंप्रेशन रेशियो का ऑप्टिमाइजेशन करके, और पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए लागू, मतलब कंप्रेशन रेशियो को हम लोग ऑप्टिमाइज कर दें, उसको सेट कर दें, मतलब जिससे हमारा फ्यूल क्या हो, बढ़िया से बर्न हो। और चौथा आपका है कि ईंधन आपूर्ति ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ईंधन की आपूर्ति जो है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कह सकते हैं रेगुलेट करना एक तरीके से, मतलब कितना हमारा सूटेबल होगा, वही हम लोग आवश्यक रूप से वही हम लोग यूज करेंगे। अगला आपका ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली का मतलब ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम प्रणाली का ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ये केवल डीजल इंजन के लिए लागू होगा। क्यों, अगर हम पहले के सिलेबस की बात करें तो हमारा जो है केवल डीजल इंजन में ही हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता था। अब जो है प्रेजेंट टाइम में BS6 में जो है पेट्रोल इंजन में भी आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है। अब इसमें जो आपका है VCO नाजिल, इसमें आपका क्या है, VCO नाजल है, इसमें आपका है VCO नाजल है, इसमें आपका है VCO नाजल है। दूसरा आपका है नाजल छिद्र विन्यास, मतलब नाजल होल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिमाइजेशन, के और KS कारक टेपर नाजल छेद आपका है, नाजल मतलब ये सब है ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका क्या, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगला है कि हायर फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर पंप या रोटरी पंप विथ मैचिंग नाजल्स है। अगला है कि फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग ऑप्टिमाइजेशन है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल है, और अगला है कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इन सब के द्वारा हम लोग फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से भी आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखे रहते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। बस ये थियरी वाली चीज़ें हैं, और जो लोग बाइक वगैरह के बारे में उतना जानकारी नहीं होगा, गाड़ियों के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो उनको समझने में दिक्कत होगी। अगला आपका कार्बोरेशन एंड इग्निशन, केवल ये पेट्रोल इंजन में होगा कार्बोरेशन वाला सिस्टम। तो इसमें क्या, कार्बोरेटर का ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लोग जाते होंगे कभी कभी देखते होंगे कि आप लोग कार्बोरेटर को सेट करवाते हैं कि हमारा फ्यूल कम बर्न हो। अगला आपका पेट्रोल इंजेक्शन को, और अगला आपका कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजेक्शन, और अगला ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इग्निशन टाइमिंग। इन सब के द्वारा हम लोग जो है मतलब पेट्रोल इंजन में भी हम लोग कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला उपचार के बाद पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए लागू होता है 2/3 मार्गी 2/3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, और जो कैटालिटिक कन्वर्टर जो हम लोग जो है साइलेंसर में यूज करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, और इसका यूज करने से भी जो हमारा क्या होता है कि जो है आपका पॉल्यूशन कम होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने में। अगला हमारा एग्जॉस्ट में होता है, जो हमारा साइलेंसर होता है उसी में यूज करते हैं। अगला जलने की व्यवस्था के साथ या उसके बिना PM फिल्टर्स, अगर हम PM को फिल्टर्स कर लें, फिल्टर करके निकाल लें, तब भी हमारा क्या होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा आपका। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हालांकि बहुत बड़ी संख्या में उत्सर्जन प्रणाली
विकसित की गई है, लेकिन एक वाहन सभी उपकरणों से सुसज्जित नहीं होता है। मतलब एक ही वाहन में सारे टाइप के जो है उपकरण नहीं लगा सकते, मतलब एक ही वाहन में सब नहीं लग पाएगा, तो अलग अलग मॉडल में अलग अलग टाइप की चीज़ें लगती हैं। तो प्रत्येक मॉडल को देश के उत्सर्जन नियंत्रण विनिमय को पूरा करने के लिए आवश्यक ऑप्टिमाइजेशन को प्राप्त करने के लिए इन प्रणालियों के एक अलग से इंजन के साथ लगाया जाता है, जहां तक कि एक ही इंजन के लिए सिस्टम भिन्न होता है, जो सकल वाहन भार यानी ग्रास व्हीकल वेट पर निर्भर करता है, जिस पर इंजन आपका आरोपित किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही इंजन पे सारे ऑप्टिमाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के इंजन में अलग अलग टाइप के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, लेकिन मेन पर्पज हमारा यही होता है कि पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर पाए। तो ये आपका जो है पॉल्यूशन वाला टॉपिक था, ये आईसी इंजन का समाप्त हो गया। इसी तरीके से आपका थर्मल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन चैप्टर जो है कम्प्लीटली समाप्त हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।